जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस शैलेंद्र श्रीवास्तव। आज हमारी सामान्य अध्ययन की यह 6वीं क्लास है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय में खिलजी वंश की दूसरी क्लास प्लस भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न हम आपके सामने लेके आए हैं। यह क्लास सभी परीक्षाओं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, सभी के लिए लाभप्रद होगी। चलो देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे कम किसका है? तो इसमें इसका आंसर होगा पहले में ए, राजस्थान का जो है महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है। अगर यही क्रम लगाने के लिए आ जाए तो सबसे पहला महिलाओं में बिहार होगा। हम पहला नंबर हर प्रश्न में निकाल दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या पहला दूसरा ना पूछ के तीसरा चौथा नंबर पूछता है, इसलिए यहीं से आप लोगों को हम अभ्यस्त कर देंगे कि आप वहाँ क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। पहले नंबर पे बिहार है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा झारखंड है और चौथा उत्तर प्रदेश। अगर यही बात भारत के राज्यों में पुरुष साक्षरता प्रतिशत सबसे कम किसकी है, तो पुरुष साक्षरता वाला देख लेते हैं। तो उसमें भी बिहार पहले नंबर पे रहेगा। बिहार पहले नंबर पे रहेगा। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश रहेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे आपका रहेगा आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे मेघालय। माने भारत के राज्यों में पुरुष साक्षरता प्रतिशत सबसे कम किसकी है? सबसे पहले बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, मेघालय। अगर महिलाओं में आ जाता है महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे कम किसकी है, तो पहले नंबर पे बिहार है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे झारखंड है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अब हम दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष स्त्री साक्षरता में अंतर वाला राज्य कौन सा होगा? तो इसमें मेघालय होगा। 2 का सी सही है। मेघालय में न्यूनतम पुरुष स्त्री साक्षरता में अंतर वाला राज्य मेघालय ही होगा। और दूसरे नंबर पे अगर आता है, अगर क्रम मिलाने के लिए कभी आ जाए, तो मिजोरम और केरला एक साथ दूसरे नंबर पे हैं, केरला। और तीसरे नंबर पे आपका नागालैंड है। इस तरह के अगर क्रम मिलाने के लिए आता है तो पहले नंबर पे न्यूनतम पुरुष स्त्री साक्षरता में अंतर वाला राज्य होंगे, पहला मेघालय, दूसरे नंबर पे मिजोरम, केरला और तीसरे नंबर पे नागालैंड होगा। हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता भारत में गोवा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? तो 3 का बी सही होगा। सिक्किम जो राज्य है, अगर जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य होगा। इस क्वेश्चन का रखने का पर्पज मेरा यह था कि अधिकतर लड़कों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी क्षेत्रफल में आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी जनसंख्या में आ जाता है। ये क्वेश्चन अधिकतर सरल होने के बावजूद अधिकतर लड़के गलत कर देते, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। अगर यही भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल अगर जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य
उत्तर प्रदेश होगा। इसमें हम 4 क्वेश्चन एक तरह से पढ़ रहे हैं। सब क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य दिल्ली है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। और अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा है, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब किया गया? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हमारी 16 जनवरी 2016 को है। 4 का डी हमारा आंसर सही है। स्टार्टअप इंडिया योजना की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2015 को किया था, और इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य था नवोन्मेष को बढ़ावा देना तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण और सृजन को लगातार बढ़ोतरी करना इस स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2021 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो 5 का ए सही होगा। थाईलैंड जो है प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। अगर इसको क्रम में मिलाने के लिए कभी आ जाए तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा थाईलैंड होगा, दूसरे नंबर पे हमारा इंडोनेशिया होगा, तीसरे नंबर पे हमारा वियतनाम होगा, और चौथे नंबर पे चीन होगा। भारत का स्थान 5वां है। प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। अगर इसको क्रम मिलाने के लिए आता है तो हम किस तरीके लिखते हैं? प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देश, माने अधिक से कम की ओर चलते हैं तो थाईलैंड सबसे अधिक उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया करता है, तीसरे नंबर पे वियतनाम करता है, चौथे नंबर पे चीन करता है, 5वें नंबर पे भारत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 6वां क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो नीति आयोग का गठन 15 अगस्त 2014 को हुआ। ये कथन गलत है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। और दूसरा कथन देखते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, नीति आयोग का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और तीसरे कथन को देखते हैं, भारत सरकार को नीतिगत और निर्देशात्मक गतिशीलता प्रदान करता है। माने भारत सरकार की ये थिंक टैंक आयोग है। इसमें हमारे कौन कौन से सही हैं? दूसरा और तीसरा। इसका मतलब 6 का वी हमारा सही है, और पहला हमारा क्वेश्चन गलत था। अगर हम आ जाता है नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के विषय में हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से 15 अगस्त 2014 को उद्घोषणा की हुआ था हमारा। अब अगले हम क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी
राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का उल्लेख है? तो 7 का सी सही होगा। 356। राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक कानूनों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्यपाल से विचार परामर्श करके अथवा अपने स्वविवेक के आधार पर 356 के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता जाता है तो उद्घोषणा के 2 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको पारित या अनुमोदन करना आवश्यक हो जाता है। जब ये 2 माह के अंदर अंदर अनुमोदन हो जाता है तो यह 6 माह तक लागू रहेगा और प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति के बाद यह लगातार 3 साल तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। और राष्ट्रपति का ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित यह जो प्रस्ताव होता है वो एक साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के 21वें संस्करण में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान 159वां है। इसमें भारत का कौन सा स्थान होगा? 159वां होगा। 180 देशों में जो भारतीय विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 है उसमें 159वां है। इसके पहले 2023 में भारत का स्थान 161वां था। इस बार 2 अंक भारत का स्थान सुधार किया, भारत ने अपना स्थान को सुधार किया हुआ है। हमारा दोस्तों एक क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन छूट गया है, उसको एक बार देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक वैधानिक संस्था है, न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, परामर्शी संस्था है? तो 8 का 20 सही होगा। भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई। भारतीय प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। यह एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई। भारतीय प्रेस काउंसिल में जो अध्यक्ष के रूप में जो व्यक्ति चुना जाता है वह है सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होता है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन, एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन हमारा है, मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के 21वें संस्करण में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 159वां है, 159वां स्थान, और 2023 में 161वां स्थान था। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया द्वारा किस अभिनेत्री को अपना नया राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया है? तो 10 का 20 सही होगा। करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया द्वारा अपना नया राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया गया है। यूनिसेफ को इसमें
पढ़ रहे थे तो इसमें एक चीज़ मिल गई, यूनिसेफ को 1965 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। इस 10वें में क्या क्या हमने पढ़ा? मई 2024 यूनिसेफ इंडिया द्वारा किस अभिनेत्री को अपना नया राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया है? करीना कपूर को। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, रजिया के विरुद्ध सर्वप्रथम किस इक़्तेदार ने विद्रोह किया था? रजिया के विरुद्ध सबसे पहले कबीर खां ने विद्रोह किया था। यह लाहौर का इक़्तेदार था। दूसरे नंबर पे अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। रजिया के विरुद्ध किस इक़्तेदार ने सबसे पहले विद्रोह किया था? कबीर खां, जो कि लाहौर का इक़्तेदार था। अब हम तीसरा क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है, किस शासक द्वारा सामंत वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया? जो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक का अग्रगामी था। इस 12 का 20 सही होगा। रजिया ने अपने इक़्तेदारों पर कुछ अंकुश लगाया था, इसी कारण उसके विरुद्ध, रजिया के विरुद्ध इक़्तेदारों ने विद्रोह किया हुआ था। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन, शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा किसका है? शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा बलवन का मकबरा है। इसमें बलवन के मकबरे में भारत में सबसे पहले मेहराबों का प्रयोग किया गया है। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो इसमें जफर खां नामक सेनापति था, जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी इसकी। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन कारण का है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति अभियान थे। कारण क्या है? अब कारण में क्या दिया है? दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। नहीं, कारण गलत है दोस्तों। कथन यह, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का धन प्राप्त का अभियान था। धन प्राप्त इसलिए अलाउद्दीन करना चाहता था क्योंकि ये भारी भरकम सेना को अपने राज्य में रखा हुआ है। सेना के रख रखाव और सेना के जीवन यापन के लिए उन्हें दक्षिण के कुछ राज्यों को जीत कर उनसे धन संपत्ति लेना इसका उद्देश्य था, न कि दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में करना था इसका। इसमें हमारा वी सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। दोस्तों अगले क्वेश्चन है, घड़ी कर चराई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा है? तो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी कर और चराई कर नामक कर दिल्ली के प्रजा पे लगाया था। घड़ी कर माने ग्रह कर होता, माने ग्रह में जो टैक्स लगाया जाता उससे संबंधित था। चराई कर माने जो दुधारी गाय भैंस आदि हैं उन पे कर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 24 प्रकार के कर अपनी प्रजा पे थोपा हुआ था। 17वें क्वेश्चन में चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन ने गल्ला मंडी का सहायना बाजार अधीक्षक किसे नियुक्त किया था? तो 17 का डी हमारा सही हो जाएगा। मालिक काबुल जो इसका एक सेनापति था, इसको गल्ला मंडी का सहायना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया हुआ था।
हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें दिया है जमात खाना मस्जिद बलवन दिया है, 1000 सितून जो स्तंभों से बना है, 1000 स्तंभों से बना हुआ है। ये अलाउद्दीन खिलजी इधर दिया है। तारकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश दिया है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर दिया हुआ है। तो इसमें ए गलत होगा, 18 का ए विकल्प गलत होगा। जमात खाना मस्जिद बलवन ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और इसके अलावा जैसे बी में दी 1000 सितून जो 1000 स्तंभों वाला मस्जिद है, इसको किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तारकिन का दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। इसमें बी सी डी सही है और ए इसका विकल्प गलत हुआ है। 19वें क्वेश्चन में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में गलत युग्म का चयन करें। दीवान अर्ज बलवन, बी में दिया दीवान रिसालत जलालुद्दीन खिलजी, दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान वकूफ़ जलालुद्दीन खिलजी। 19 का वी हमारा गलत है। दीवान रिसालत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान अर्ज बलवन ने स्थापित किया था, यह एक सैन्य विभाग था। दीवान रिसालत जिसने को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था, यह विदेश विभाग था। विदेश से संबंधित नीतिगत कार्यों को ये इसी विभाग का अधिकारी देखता था। दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित विभाग था। ये इसके द्वारा इस विभाग का जो अधिकारी था राजस्व से संबंधित देखरेख करता था। दीवान वकूफ़ जलालुद्दीन खिलजी ने इसको स्थापित किया था। दीवान वकूफ़ वह से संबंधित लेखा जोखा का कार्य देखता था। 20वां क्वेश्चन है हमारा। 20वां क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली सल्तनत के शासकों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किसके समय हुआ था? 20 का हमारा ए सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के शासकों का, दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनमें दक्षिण भारत पे प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी के समय उसका दामाद या भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिर में पहला दक्षिण भारत में आक्रमण किया हुआ था। उस समय देवगिर का राजा रामचंद्रन देव था। दोस्तों, हमारे आज की क्लास में 20 प्रश्न थे। ये 20 प्रश्न लेके आए हुए थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें मोटिवेशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब दोस्तों कराएं। और इस क्लास में क्या हमसे कमियां रह जाती हैं, गलतियां होती हैं, उन सबको हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे हम अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बना सकें। दोस्तों, जय हिंद और नमस्कार साथियों। आप हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।